कल हम ये बता रहे थे पिछली कक्षा में कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्र के लिए जो समर्पण का भाव रखता हो, ठीक, जिसमें समर्पण का भाव सर्वोच्च हो, वो राष्ट्रवाद कहलाएगा, वो सच्चा राष्ट्रवादी कहलाएगा। इसके बाद हम चर्चा किए थे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से दोहन किया, ठीक, संचार एवं परिवहन का इसमें बताए थे कि संचार एवं परिवहन का विकास किया, और विकास करने के बाद यहाँ से भारतीयों को लाभ मिला, अंग्रेज के साथ साथ भारतीयों को लाभ मिला, और यहाँ से राष्ट्रवाद का उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद यहाँ से उत्पन्न हुआ। उसके बाद हम चर्चा किए थे सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण, ये भी राष्ट्रवाद का कारण है। इसके बाद हम चर्चा किए थे पाश्चात्य शिक्षा का, ये भी राष्ट्रवाद का कारण है। इसके बाद हम चर्चा किए थे प्रजातीय विभेद का, कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने प्रजातीय विभेद का नीति अपनाई थी और किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे, कि भारत के समस्त नागरिक को जो कुत्ता देसी जैसे तुलना करते थे, काला बोलते थे। अब हम आज बात करेंगे बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था। बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पर आज हम बात करेंगे। तो भारत में उद्योग धंधे चल रहे थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग, ये 3 उद्योग चल रहे थे, ठीक। 3 उद्योग चल रहे थे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस पर 75% टैक्स लगा दिया, और 75% टैक्स लगा दिया। रॉ मटेरियल एक्ट लाया, रॉ मटेरियल एक्ट के तहत 75% टैक्स लगा दिया। मान लीजिए कि कोई सामान है, 100 रुपया, ठीक, उसका लागत है बनाने में 50 रुपया, इस पर टैक्स जोड़ दिया जाए, 75%, यानी मान लीजिए कि टैक्स जोड़ दिया जाए 750 रुपया, 100 रुपये के सामान हो गया और 50 रुपये बनाने में खर्चा हुआ, तो खर्चा हो जा रहा है 900 कोई सामान भारतीय नहीं ले पाएंगे, 900 का कोई सामान भारतीय नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए कि बोतल है, पानी का बोतल है, तो बोतल तो 900 में नहीं ले सकते उस जमाने में। और सेम टाइम पीरियड में, जिस टाइम ये भारत में उद्योग धंधे चल रहे थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इसी टाइम पीरियड में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रहा था उस टाइम। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, तो सेम टाइम पीरियड में औद्योगिक क्रांति चल रहे थे। तो औद्योगिक क्रांति के लिए तो माल चाहिए ही चाहिए, तब ना कोई सामान तैयार होगा या कोई वस्तु तैयार होगा। तो औद्योगिक सामान के लिए माल चाहिए, माल ही नहीं बल्कि कच्चा माल चाहिए, ये कच्चा माल चाहिए, ठीक। तो कच्चा माल चाहिए, तो अंग्रेजों को भारत से कच्चा माल मिल रहे थे, सस्ता माल और कच्चा माल मिल रहे थे। और औद्योगिक क्रांति उसी टाइम पीरियड में आए थे ब्रिटेन में। इसके बाद कच्चा माल लेकर फिर अंग्रेजों ने माल बनाया, उसे बनाया हुआ माल बनाया, कच्चा माल को वस्तु तैयार किया, और वस्तु तैयार करके फिर उसको बाजार में लेकर आया, बाजार में लेकर आया। लेकिन जो माल जो तैयार हो गया बाजार में लेकर आया, तो बाजार तक कोई तो एरिया होगा जो बाजार में बिकेगा, तो वो था भारत। भारत से कच्चा माल लेकर गया, भारत से अंग्रेजों ने कच्चा माल लेकर गया, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से वस्तु बनाया,
और वस्तु बनाकर बाजार लेकर आया, बाजार लेकर आया तो भारत के बाजार में बिक्री कर दिया। और बिक्री किया तो मान लीजिए कि भारत के कोई सामान है 900 में, तो अंग्रेज बिक्री कर रहे हैं 300 में। कहीं ना कहीं कोई 900 के कोई सामान तो लेगा ही नहीं, लेगा नहीं लेगा। भारत में कोई भी आदमी वो नहीं ले पाएगा। सब आदमी चाहेगा कि हम सस्ता माल ले। तो इस वजह से सस्ता माल भारत के लोग लेने लगे और अंग्रेज की जो सामान जो भारत की जो सामान ठप पड़ गए, उद्योग धंधा ठप पड़ गए। मान लीजिए कि कोई कॉपी है, कॉपी का कोई दाम है 900 और वहीं अंग्रेज जो कॉपी जो बेच रहे उसका दाम है 300, तो कोई 300 वाला ही कॉपी लेगा। ठीक, तो उद्योग धंधे बंद होंगे, भारत के जितने भी उद्योग धंधे सब बंद हो गए। उद्योग धंधे बंद हो गए तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग बेरोजगार होंगे। ठीक, और बेरोजगार होंगे तो भारत के लोग गरीब होंगे, गरीब होंगे। ठीक, तो भारत में उद्योग बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, नष्ट हो गए। जितने भी लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, सब बंद हो गए। तो उद्योग धंधे बंद होंगे। ठीक, जितने भी उद्योग धंधे बंद होंगे तो ये अंग्रेज की आर्थिक नीति थी और इसी वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए, अंग्रेज के आर्थिक नीति। आर्थिक नीति के कारण उद्योग बंद हुए, उद्योग नष्ट हुए। और जो राष्ट्रवादी नेता थे तो वो समझा रहे थे, भारत के विभिन्न प्रांत में जा रहे थे, बोल रहे थे। राष्ट्रवादी नेता बोल रहे थे कि देखो भाई, तुम्हारा उद्योग धंधे बंद हो गए। उद्योग बंद होने में अंग्रेज जिम्मेदार है। अंग्रेज जिम्मेदार है उद्योग बंद होने। तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का कारण रहा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां। अब हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन की नीतियां पर। लॉर्ड लिटन ने अपने जो शासन काल में, जब वायसराय था, वायसराय 1876 से लेकर 1880 के कालखंड में था वायसराय, तो उस टाइम भू राजस्व को 50% बढ़ा दिया था। जैसे कि पिछले वर्ष जो नियम था कि पिछले वर्ष जो पैदावार जो हो रहे थे उसके तुलना में 25% हुई तो कर माफ किए जाएंगे। मान लीजिए कि 100% मान लीजिए कि हमको अनाज न होकर 25% हुआ अनाज, तो इसका कर माफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 25% ऊपर हो गया, यानी 100% में 50% हुआ मेरा अनाज, तो हमको कर देना पड़ेगा। लेकिन इस नियम को रद्द कर दिया। इस नियम को लॉर्ड लिटन ने रद्द किया। इस नियम को लॉर्ड लिटन ने रद्द किया नियम को।
लॉर्ड लिटन ने इस नियम को रद्द किया, और रद्द किया तो किसानों को कर देना पड़ेगा। ये नियम लगा दिया कि किसानों को कर देना पड़ेगा, किसानों को कर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे अकाल आए, चाहे अच्छे खेती ना हो पाए, लेकिन फिर भी आपको कर देना है। 50% कर बढ़ा दिया था, 50% कर बढ़ा दिया था। और लॉर्ड लिटन ने एक समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्र पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि लॉर्ड लिटन ने एक नियम लाया, और उस नियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत 1879 में नियम लाया। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत बोला गया कि जो क्षेत्रीय जो भाषा जो था, क्षेत्रीय भाषा जो क्षेत्रीय भाषा में जो न्यूज़पेपर छपते थे, लेख छपते थे, लेख, उसे अब अंग्रेजी में छपना है, अंग्रेजी में छपना है, अंग्रेजी में छपना है। यदि जो व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा में छापेगा तो अपने डीएम साहब से अनुमति लेगा। और जाहिर सी बात है कि जब आप क्षेत्रीय भाषा में छापेंगे तो डीएम साहब अनुमति देंगे। अब डीएम साहब के अनुकूल हो गया कि यदि आप अंग्रेज के खिलाफ छापे तो डीएम साहब अनुमति नहीं देंगे, रोक लगा देंगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीयों को दबाया गया, ठीक। और इसी नियम के तहत एक न्यूज़पेपर छपता था, इसी नियम के तहत एक न्यूज़पेपर छपता था, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ये न्यूज़पेपर छपता था। और रातों रात बंगाल से, जो बंगाल इसका क्षेत्रीय भाषा थी, बंगाली से बदलकर अंग्रेजी में छापने लगा, अंग्रेजी में छापने लगा, छापने लगा, ठीक। तो और सारी नीतियां लाई गई थी लॉर्ड लिटन द्वारा। अब हम बात करेंगे शस्त्र अधिनियम। लॉर्ड लिटन द्वारा शस्त्र अधिनियम लाए गए थे। शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट 1879 में, सॉरी इसका 78 होगा, 78 होगा, 1878 में ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। और जो आर्म्स एक्ट लाए गए थे, जो शस्त्र अधिनियम लाए गए थे, वो लाए गए थे 1879 में, ठीक। और 1879 में लाए गए थे। तो इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के बिना कोई शस्त्र नहीं रख सकता है। यदि बिना लाइसेंस के बिना शस्त्र रखता है तो कानूनी रूप से अपराधी है। और जो व्यक्ति लाइसेंस लेना चाहेगा तो वो भारतीयों के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाते थे। और जिस व्यक्ति को भारतीय के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, उसे एक्ट में नियम ला दिया गया, तो भारतीय लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय के कारण रहा। फिर इसके शासन काल में आईसीएस की जो परीक्षा हो रही थी, जो सिविल सेवा जो परीक्षा है, सिविल सेवा का जो परीक्षा है, उसका एज बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, ठीक। 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया। और जो भारत में जो एग्जाम ना हो करके इंग्लैंड में हो रहा था, मान लीजिए कि अभी भी यूपीएससी या बीपीएससी जो एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है, वो
भारत में न करा के, बिहार में न करा के, आज भी लंदन में, अमेरिका में जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आज भी जो गरीब बच्चे हैं, जो वो उस तरह से सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो आज भी एग्जाम नहीं देने जा पाएंगे। और नहीं एग्जाम देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गरीब के बच्चे जो नहीं बन पाएंगे पदाधिकारी, आईएएस नहीं बन पाएंगे, एसडीएम नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय के कारण रहा। इसके बाद दिल्ली दरबार जो मनाए जाते थे 1877 में, तो दिल्ली दरबार क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई ब्रिटेन के कोई राजा या महारानी, ब्रिटेन के जो राजा महारानी जो बदलते थे, तो उसके खुशी में दिल्ली में एक भव्य स्वागत किया जाता था। इसे शाही दरबार या दिल्ली दरबार भी बोला जाता है। और मान लीजिए कि कोई ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री वहां जीते और भारत में आए, और भारत के पैसों से खर्चा किया जाएगा, उसको स्वागत किया जाएगा, बहुत सारे फैसिलिटी के तहत उसको स्वागत किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत पर चोट पहुंचेगा। और भारत पर चोट पहुंचेगा, आर्थिक रूप से चोट पहुंचेगा, उसके लिए आपको कर बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स अधिक लादना पड़ेगा भारतीयों पर, और पैसा अधिक खर्च होगा भारत को। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक राष्ट्रवाद का कारण रहा। और ये क्रूरतम वायसराय थे, लॉर्ड लिटन क्रूरतम वायसराय थे। इनके शासन काल में प्लेग महामारी फैली थी। ठीक, और प्लेग महामारी, मान लीजिए कि अभी साल व पहले कोरोना वायरस फैला था, सेम कंडीशन था प्लेग महामारी का। तो कोरोना वायरस में जितने भी जो डॉक्टर थे तो इलाज करते थे, फ्री में इलाज करते थे। तो इसी तरह सेम उस टाइम भी इलाज करते थे। और जितने भी सैनिक जो थे तो वो हेल्प के लिए जाते थे, जांच के लिए जाते थे। प्लेग महामारी की जांच के लिए नाम पर ब्रिटिश सैनिकों को भेजा गया, और ब्रिटिश सैनिक ने जांच के नाम पर 6 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक राष्ट्रवाद का उदय के कारण रहा। ठीक, तो शस्त्र अधिनियम लाया गया। शस्त्र अधिनियम 1879 में लाया गया, और ये बोला गया कि लाइसेंस के बिना जो शस्त्र रख रहे हैं वो गैर कानूनी अपराध। इसके बाद भारतीयों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और जो आईसीएस जो परीक्षा, जो एग्जाम जो हो रहे थे, तो आईसीएस परीक्षा के उम्र जो बैठने का जो अभ्यर्थी का जो उम्र था 21 साल से कर दिया गया 19 वर्ष। इसके बाद परीक्षा जो लंदन में होगा, और उस टाइम दिल्ली दरबार चलता था 1877 में। जो भी वहां से रानी महारानी बनकर आएंगे भारत में, और यहाँ जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, जीत की खुशी मनाएंगे। और जो भी खर्चा होगा तो भारतीयों को होगा, भारतीयों को टैक्स का होगा। ठीक, और ये लॉर्ड लिटन एक क्रूरतम वायसराय था, लॉर्ड लिटन क्रूरतम वायसराय था, प्लेग महामारी के कारण सैनिकों को जांच के लिए भेजा, और 6 लाख सैनिक ने भारतीय महिलाओं के साथ गलत काम किया, इसलिए इसे क्रूरतम वायसराय बोला जाता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया। इल्बर्ट बिल विवाद CPB इल्बर्ट द्वारा लाया गया। इनका पूरा नाम है CPB इल्बर्ट।
और इल्बर्ट विवाद के टाइम में, इल्बर्ट बिल के टाइम में, उस टाइम वायसराय थे, वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानूनी सलाहकार थे, ठीक। और इनके शासन काल में इल्बर्ट बिल जो लाया गया, ये लाया गया लॉर्ड रिपन के शासन काल में। जब इल्बर्ट बिल विवाद लाया गया तो उस टाइम थे वायसराय लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन जो थे इनका शासन काल था 1880 से 1840। और ये बिल इसलिए लाया गया कि भारतीयों के अंदर बहुत ही आक्रोश और असंतोष भरा था अंग्रेजों से, अंग्रेजों से नफरत करने लगे। और उसी नफरत को कम करने के लिए जो वायसराय जो इल्बर्ट जो है, सर पीबी इल्बर्ट, इन्होंने असंतोष को कम करने के लिए एक फैसला लाया। और फैसला ये लाया कि भारतीय जज, जो भारत के जो जज हैं, अब विदेशी मामलों को भी सुनवाई कर सकते हैं, जो विदेशी नागरिक के जो मामले हैं उसका भी सुनवाई कर सकते हैं। इस बिल के माध्यम से लाया गया, इल्बर्ट बिल के माध्यम से लाया गया, सर सीपी इल्बर्ट के द्वारा। और इस मामले को सुनवाई कर सकते हैं। जैसे ही ये बिल पास हुआ तो इसका विरोध होने लगा, और इसका विरोध जोरदार तरीके से किया रिपन ने। और रिपन के साथ साथ जितने भी ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी थे, अधिकारियों ने भी, ब्रिटेन के अधिकारियों ने भी इसका विरोध किया। ब्रिटेन के अधिकारी ने भी इस बिल का विरोध किया, इस बिल का विरोध किया, विरोध किया। अब जाहिर सी बात है कि कोई बिल का विरोध होने लगे तो उस बिल में सुधार करने की जरूरत है। इस बिल में सुधार करने के लिए मांग रखी गई ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। और बिल में जो सुधार संशोधन किया गया, तो संशोधन किया गया, और संशोधन ऐसा किया गया कि इसमें 12 जज शामिल होंगे, ठीक। और 12 जज शामिल होंगे, जिसमें 7 जज ब्रिटेन के होंगे और 5 जज होंगे भारत के। अब मान लीजिए कि कोई फैसला कोई सुनाया जा रहा है तो उसमें 7 जज अधिक हैं ब्रिटेन के और 5 जज है भारत के, तो भारत ऐसे ही कमजोर पड़ जाएगा, भारत के जज कमजोर पड़ जाएंगे। और जो भी फैसला जाएगा वो 7 बेंच के जज में जाएगा। बेंच मतलब जूरी, जूरी मतलब बेंच, ठीक। 7 बेंच का जज यानी 7 बेंच का जूरी। तो ये संशोधन किया गया। और इसमें यह भी संशोधन किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मुकदमे जो थे, तो ग्रामीण क्षेत्र के मुकदमे के सुनवाई की जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और इस जो फैसले से जो पढ़े लिखे जो तबके थे, बुद्धिजीवी जो तबके थे, वो नाराज हो गए। जो सर सीपी इल्बर्ट ने जो बिल लाया, इस बिल के फिर चेंज कर दिया, 12 जज के बेंच बैठा दिया। और इस बेंच में अधिक जज रहेंगे, 7 जज रहेंगे ये ब्रिटेन के, तो उनके ही फैसले जाएंगे, अधिक उनके ही हित में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत का ये भी यहाँ राष्ट्रवाद का उदय रहा, ठीक। तो सर बिल इल्बर्ट बिल संशोधन, सर सीपी इल्बर्ट बिल संशोधन क्या किया गया इसमें? संशोधन में देखिए,
संशोधन ये किया गया है कि इसमें 12 जज होंगे। ठीक, जो 12 जज में जो 7 जज रहेंगे, 7 जज ये ब्रिटेन के रहेंगे और 5 जज रहेंगे ये भारत के रहेंगे। ठीक, ये संशोधन किया गया। मान लीजिए कि कोई ब्रिटेन के जो आदमी है और भारतीय जज हैं, तो ब्रिटेन का आदमी है और भारतीय जज हैं तो यहाँ पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 12 जज का बेंच बैठेगा, खुद से नहीं कर पाएंगे। और 12 जज के बेंच बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन के पक्ष लेंगे। ठीक, तो ये सर सीबी इल्बर्ट का ये बिल विवाद रहा। अब हम इसके आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय संघ के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बना, इसके बाद हम बात करेंगे अधिवेशन और प्रमुख आंदोलन पर चर्चा करेंगे। यह रहा भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और जो मुख्य राष्ट्रवाद का उदय था वो मैंने पढ़ाया। और कुछ इसमें गलती हुई है जो कि इससे माफ़ करेंगे आप लोग, क्योंकि ये मेरी पहली का इच्छा है। ठीक, जो इसके आगे जो वीडियो आएंगे वो साफ सुथरे वीडियो आएंगे, अच्छे वीडियो आएंगे। ठीक, तो लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके तहत लाया गया कि जो अंग्रेजी भाषा में न्यूज़पेपर छापना है, क्षेत्रीय भाषा में छापने के लिए अपने अधिकारी से, जो क्षेत्र का अधिकारी है, उसे अनुमति लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम जो है तो वो केवल भारतीय नहीं रख सकते हैं, जो भी रखेंगे तो वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जो ICS की जो परीक्षा है, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा है, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया एज, और इसका एग्जाम भारत में न करके लंदन में किया गया। ठीक, इसके बाद दिल्ली दरबार है, तो दिल्ली दरबार में जो लोग जीत कर आते थे ब्रिटेन से, जो राजा महारानी बनती थी, वो आते थे भारत, और भारत में एकदम में मतलब कि सुव्यवस्थित ढंग से पार्टी मनाते थे। तो इसे शाही दरबार या दिल्ली दरबार भी बोला जाता है। इसके बाद आता है इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि इल्बर्ट बिल विवाद जो कि पहले से असंतोष फैला था भारतीयों में, और इसी को असंतोष को कम करने के लिए इल्बर्ट ने एक नियम लाया, और ये नियम लाया कि जो 12 जज के जो बेंच है वही फैसला लेंगे। ठीक, इसके बाद इसमें भारतीय घटनाओं से संबंधित है कि जब फ्रांस, स्पेन जैसे, अमेरिका जैसे देश आज़ाद हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। ठीक, इसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक कारण रहे। समाचार पत्र का भी इसमें भूमिका रहा कि समाचार पत्र में किस प्रकार से न्यूज़पेपर छपते थे अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ जब भी न्यूज़पेपर छपेंगे तो भारतीयों में कहीं ना कहीं खून खोलेगा ही खोलेगा, इसका भी कारण रहा। इसके बाद हम पश्चिमी शिक्षा के बारे में कहें तो पश्चिमी शिक्षा का भी इसमें राष्ट्रवाद का भूमिका रहा, जिसे अंग्रेजी शिक्षा भी बोला जाता है। ठीक, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर। बहुत बहुत
धन्यवाद।